नमस्कार। आज पढ़ रहे हैं हम अध्याय 8 संस्कृतियों का टकराव। भाग 1 में जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेंगे। पहला है भौगोलिक खोजों के कारण। 15वीं शताब्दी में यूरोप वासियों द्वारा की गई जो भौगोलिक खोजें थी या उनका जो सूत्रपात हुआ और जिससे एक नए युग का आरंभ हुआ, उनके पीछे कारण क्या थे वो जान पाएंगे। दूसरा है नाविक, जिन्होंने विश्व के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसमें पहला नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय आता है वो है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इन दो विषयों के बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगा और बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने सुनना है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इस अध्याय में क्या किन बातों के ऊपर जो है वह फोकस रहेगा। इस अध्याय में 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच का जो इतिहास, खासतौर पर भौगोलिक खोजों की बात करेंगे। साम्राज्यवाद क्या है और इसको बढ़ावा देने वाले कारक क्या थे, साम्राज्यवाद को डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्य जो सभ्यताएं जैसे कि अरावाक है, एंजेटेक है, इंका और माया सभ्यता, मतलब अपनी सभ्यता, भारतवर्ष की सभ्यता के अलावा जो विश्व की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, ये 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में, अमेरिका की सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा अध्याय का जो है वो मुख्य सार है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमने विषय लिया वो है भौगोलिक खोजों के कारण, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। और भौगोलिक खोजें, लेकिन ये भौगोलिक खोजें कैसी थी? ये थे समुद्र के रास्ते के द्वारा भौगोलिक खोजें किए जाने। इससे पहले जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए आते थे, तो कैसे वो आते थे? थल मार्ग से। उन मार्गों के बंद हो जाने के बाद जो है अब कोशिश की गई कि, क्योंकि उस समय तक जहाज रानी, जो जहाज, बड़े बड़े जहाज बनाना जो शुरू हो गए थे, और उनके द्वारा अब समुद्र रास्ते से जो है वो अब नई खोजें की जाने लगी रास्तों की, थी उसकी बात हम जो है करेंगे। तो कारण क्या थे? सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक उद्देश्य। सबसे इम्पोर्टेंट कि 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो समय था वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जो था, गिरावट का दौर था। मतलब अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही थी। लोगों का जो विकास था, खास तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। लोगों के धंधे खत्म हो गए थे और इस कारण सबसे पहला जो उद्देश्य था कि नई खोजें की जाए। लेकिन खोजें किसके द्वारा? समुद्री रास्तों के द्वारा। क्यों जरूरत पड़ी? इसमें एक कारण है कि 1452-53 में तुर्कों ने जो है कस्तूनिया में, अगर हम यहाँ टर्की की बात करें, ये इस तरफ को एशिया पड़ जाता है और इस साइड को जो है आपका यूरोपीय महाद्वीप जो पड़ जाता है। तो यूरोपीय महाद्वीप के जो लोग थे वो एशिया के साथ व्यापार जो है करते थे, और अरब के जो देश थे, क्योंकि अब जो है इस्लाम लगातार जो है वो अपना पैर पसार रहा था, तो तुर्की के ऊपर जो है पूरी तरह से अधिकार कर लिया गया और इस प्रकार से जो रास्ता यहाँ से जाता था वो बंद हो गया। अतः जो आर्थिक उद्देश्य थे वो पूरी तरह इन देशों के जो हित थे वो इस रास्ते के बंद हो जाने के कारण जो है वो पूरी तरह फेल हो गए। तो इसलिए अब उस आर्थिक उद्देश्य को या अपनी जो गिरावट का दौर था उसको सही करने के उद्देश्य से जो है अब उन्हें नए रास्तों की आवश्यकता थी, और वो था समुद्री रास्ता। तो इसलिए जो है अब भौगोलिक जो खोजें थी समुद्री रास्ते के द्वारा वो प्रारंभ शुरू हो गई। कब? 14वीं और 15वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं दूसरा कारण क्या बना? नए आविष्कार। कि इस समय तक जो है जो समुद्र के रास्ते से यात्रा किया जाना वो बहुत ही, हम ये कहेंगे कि अब थोड़ा सा जो है वो जो स्थिति थी, भयंकर स्थिति थी, या जो हम ये कहते हैं कि जब कभी कोई समुद्री रास्ते से जाता था तो उसके आने की संभावना जो है वो 0% रहती थी, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है, वहाँ मरने के ज़्यादा चांसेस थे। खासतौर पर उस समय जब यंत्रों की जो आवश्यकता रहती है वो नहीं होती थी। अब क्योंकि उनके पास जो यंत्र थे, बात करते हैं यंत्रों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कुतुबनुमा, और इसका मतलब है दिशा सूचक यंत्र। कुतुबनुमा को दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। तो 1380 ईस्वी में जो है ये यंत्र जो है वो बनकर तैयार हुआ, और इस यंत्र के बनने से क्या था, अब दिशा का सही सही ज्ञान जो है वो मिलने लगा। देखिए, जब भी समुद्र में चले जाते हैं तो कहीं भी ज़मीन नज़र नहीं आती है, दिशाओं का कोई पता नहीं लगता है, किस दिशा से आए, कहाँ जाना, तो उसमें भटकने का ज़्यादा जो है वो समय खामियाजा भुगतना पड़ता था और अंततः मृत्यु हासिल होती थी। लेकिन अब दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से अब दिशा का सही ज्ञान, चाहे रात का समय चाहे दिन का समय है, दिन में तो सूरज के जाने के से पता लग जाता है दिशाओं का, लेकिन रात में कैसे लगेगा, उसके लिए दिशा सूचक यंत्र ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करी। तो एक तरह से जो समुद्री यात्राएं थे अब पहले की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा जो है वो सुगम हो गई थी। दूसरा, दूरबीन। 1609 ईस्वी में दूरबीन जो है नामक एक जो है यंत्र जो है वो गैलीलियो के द्वारा जो है स्थापित किया गया, और इससे क्या थे, दूर की चीज़ों को नज़दीक करके जो देखा जा सकता था। कई बार होता था कि हम हमारे नज़दीक ज़मीन है लेकिन हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख पाए, और इस वजह से हम जो है आगे बढ़ गए। लेकिन अब दूरबीन आ गई थी जो बहुत सारी दूर की चीज़ों को नज़दीक करके जो है वो दिखा देती थी। इस प्रकार से ये यंत्र ने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। किसके लिए? कि नाविक जाएं और समुद्र में से होते हुए जो है भौगोलिक खोजें करें। इसके अलावा जो है और भी, जैसे कि नवोदित उस समय आविष्कारों की बात करें तो एक एस्ट्रोलैब भी स्थापित हुई थी 16वीं शताब्दी में। एस्ट्रोलैब का मतलब क्या हुआ कि ये जो यंत्र था ये भूमध्य रेखा जो बीच से होकर पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट करती इमेजिनरी लाइन है, उससे दूरी मापने का ये यंत्र था। तो इस प्रकार का यंत्र। इसके अलावा कि उस समय जो जहाज़ के क्षेत्र में जहाज़ बनाए जा रहे थे वो काफ़ी हल्के थे,
पहले बड़े भारी होते थे और विशाल भी बने, बहुत बड़े भी थे और तीव्र गति से चलने वाले भी थे, तो इस कारण भी उनको जो समुद्री यात्रा करने में प्रोत्साहन जो हो मिला। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो है वो है टॉलेमी की ज्योग्राफी। टॉलेमी की ज्योग्राफी, देखिए टॉलेमी जो थे वो अपने आप में उस समय के जो है ये मिस्र के रहने वाले थे और सबसे महान अगर हम कहें भौगोलिक खोजों में जहाज़ के द्वारा, तो कहीं ना कहीं टॉलेमी ने सबसे ज़्यादा जो है वो स्थान रहता है इतिहास में और साथ भी दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफी। आज भी ये विषय पढ़ाया जाता है। तो टॉलेमी एक पितामह के तौर पर जो माने जाते हैं। तो टॉलेमी ने क्या किया, अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अपने मानचित्र में अंकित किया। आज भी ये रेखाएं सभी विश्व के किसी भी जगह की को अंकित करना हो तो यही रेखाओं को, इन्हीं रेखाओं के द्वारा जो अंकित किया जाता है उसकी स्थिति को। तो ये सबसे पहले किसने किया, टॉलेमी ने अपनी ज्योग्राफी नामक पुस्तक में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों को सहायता मिली, नाविकों को खासतौर पर। उसने क्या किया और भी बताया, उसने क्या किया, पृथ्वी को घेरे को लगभग जो है 18,000 मील करके जो है वो बताया। और उसने जो है उनकी जो स्थिति थी वो स्फेरिकल बताई कि लगभग गोल जो है वो दुनिया है। और एक जो कमी थी टॉलेमी की ज्योग्राफी में वो माना जाता है कि उन्होंने जो सागर थे उनको बड़ा कम करके आंका, ज़मीन को ज़्यादा बताया और सागर जो थे उनको, जबकि हकीकत क्या है कि जो सागर है वो बहुत ज़्यादा है, 71% जो है वो सागर ही सागर है, तो वो कम करके दिखाए। ये भी जो है गलत अनुमान के कारण भी जो है वो सहायता नहीं मिल पाई किसको, जो नाविक निकले थे। तो इस प्रकार से कुछ एक, लेकिन कहते हैं कि कुछ कमियों के कारण न होने के बावजूद भी जो टॉलेमी की ज्योग्राफी थी अधिकतर जो है इसका जो श्रेय जाता है वो भौगोलिक खोजों को जाता है। इनके द्वारा जो ज्योग्राफी जो पुस्तक निकाली गई थी उससे उत्साहित होकर बहुत सारे नाविकों ने अपनी यात्राओं, अपनी योजनाओं के बारे में सोचा। तो टॉलेमी की ज्योग्राफी ये तीसरा नंबर पर आता है। फिर आता है एक मार्को पोलो, जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम जो है वो इतिहास में दर्ज करवाया, किस प्रकार से, यात्राएं करके। तो उनमें मार्को पोलो का नाम आता है, मार्को पोलो की यात्राएं। मार्को पोलो जो थे वो वास्तव में इटली के शहर वेनिस के रहने वाले थे और उन्होंने 1275 ईस्वी में ये कुबलाई खान, जो आपका चाइना है, मंगोलिया प्रांत है, वहाँ के ये शासक थे। बहुत बड़ा जो है उस समय जो है वो जो कुबलाई खान का जो साम्राज्य था अपने आप में सबसे विशाल साम्राज्य उस समय हुआ करता था। तो लगभग ये चाइना के अंतिम छोर से लेकर जो है अगर हम पश्चिम की तरफ आए तो यूरोप तक इसका भाग जो है वो शामिल था। तो ये जो कुबलाई खान थे उनके दरबार में 1275 ईस्वी में ये जाते हैं। लगभग 17 वर्ष तक वे कुबलाई खान के दरबार में, पीकिंग में इनकी राजधानी थी, वहाँ पर ये रहते हैं। और इस समय उनको विभिन्न जो है पद दिए जाते हैं उनके योग्यता के आधार पर। तो वापसी के समय क्या करते हैं, ये जो समुद्री रास्ते के द्वारा जो है जापान, वर्मा, भारत, थाईलैंड, इन सब से अगर हम देखें, ये पीकिंग है, पीकिंग से होते हुए इस तरह से ये इन देशों की यात्रा करते हुए वापस जो है कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देश जो है वो इटली पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है मार्को पोलो की यात्राएँ। अब मार्को पोलो की यात्रा में जो उन्होंने वर्णन किया वो था पूर्वी देशों थे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पूर्वी देश में ये सारे देश जो मैंने बात करी, चाहे उसमें भारत भी शामिल था, तो उनके देशों में जो वैभव था किसके कारण, जैसे कि चीनी, कपास, गरम मसाले, सोने और बहुमूल्य रत्न, जिनकी कीमत जो है पश्चिम में बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो इनके वैभव के बारे में जब उसने अपनी किताब में लिखा तो उस वैभव को हासिल करने के लिए यूरोप वासियों में होड़ लग गई और इस प्रकार से जो यात्रा थी वो शुरू हो गई भारत को ढूंढने के लिए और देशों को ढूंढने के लिए। तो मार्को पोलो की यात्रा जो थी, जो किताब थी, उसने भी बढ़ावा दिया। ठीक है, ये चौथा कारण। अब आता है पांचवा, धार्मिक उद्देश्य। भी धर्म भी कहीं ना कहीं जो है इन यात्राओं के पीछे जो है वो रहा। कैसे कि हमेशा से जो धर्म, ईसाई धर्म की बात करें, ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और ऐसे ही नहीं बन गया, इसने अपने बलबूते पर या प्रचार के द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रचार जो है अगर विश्व में किसी का हुआ तो वो ईसाई धर्म ही था। जैसे जैसे व्यापारी लोग जो है दूसरे देशों तक पहुँचे, इनके साथ साथ जो है जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले थे, वो भी पहुँच जाते हैं। उनके पास जो है कारण क्या था कि ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनके पास धन की कमी नहीं थी और उस धन का इस्तेमाल वो अपने धर्म के प्रचार में लगा रहे थे। अतः इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि यूरोप में पूरी तरह से फैल चुका था तो इसलिए अब उन्होंने एशिया और अफ्रीका का रुख किया, जहाँ पर इस धर्म से जो है लोग नहीं थे और लोग कैसे थे, अनपढ़ थे या उनकी नज़र में गंवार थे। तो उनको शिक्षित करने की दृष्टि से भी ये जो मिशनरियाँ थी वो इन देशों की तरफ, एशियाई और अफ्रीकी में जो देश थे उनकी तरफ जो है आई। भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जहाँ पर सबसे पहले जो है अंग्रेज लोग आए थे तो उनसे पहले जो है ईसाई मिशनरियाँ आ चुकी थी और उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत शिक्षित किया। दक्षिण भारत में अगर जाएँ वहाँ इंग्लिश भाषा का बहुत प्रचारित और एक चने बेचने वाला भी अंग्रेजी बोलता है। तो किसके कारण, ये उन ईसाई मिशनरियों के कारण ही, क्योंकि जब भी जहाँ भी आती हैं तो शिक्षा के ऊपर सबसे जो है ज़्यादा जो है वो फोकस करती है। तो इस प्रकार से इनकी बेसिक जो एजुकेशन है वो इंग्लिश भाषा है। तो इस तरह से धार्मिक उद्देश्य ने भी जो है इन यात्राओं को बढ़ावा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी पैसा जो था वो इन नाविकों के ऊपर लगाया और इस प्रकार से ये खोजें जो है वो हुई। फिर
छठा आता है वो आइबेरियाई प्रायद्वीपों का योगदान। आइबेरियाई जो प्रायद्वीप है, याद रखना, ये आइबेरिया जो प्रायद्वीप की बात जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब स्पेन और पुर्तगाल की हम बात कर रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल ये वो दो देश थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफल यात्राएं जो है अपने समय में, सबसे पहली और सफल यात्राएं जो है दूसरे देशों को खोज करने के लिए जो है वो शुरू की। अब इनके पीछे कारण क्या था कि ये दो देश ही क्यों शामिल हुए? इसके पीछे कारण था सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था उनके मुकाबले में, यूरोपीय देशों के मुकाबले में बहुत अच्छी थी, तो पैसा था, धन था, इसलिए जो है उन्होंने ये कर पाए। दूसरा, इन देशों के शासक अपने खजाने में वृद्धि करना चाहते थे। जैसे ही पैसा आता था उस पैसे को और डबल ट्रिपल, ये आदमी की भी इच्छा होती है तो शासकों की भी उस समय ये इच्छा थी, उसको वृद्धि करना चाहती थी, और वो तभी संभव हो सकता था जब वो दूसरे देशों की खोज कर पाए और वहाँ पे व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके, या फिर अगर वो गरीब देश हो गया तो वहाँ पर अपना शासन स्थापित करके उनके खजाने को लूटा जा सके। तो ये उद्देश्य थे। तीसरा है वे दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। देखिए, धर्म वो चीज़ है जो बिना कोई बड़ा हम ये कह सकते हैं युद्ध किए ही लोगों को जीत जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो, अब इसके ऊपर मैं ये नहीं जाना चाहूँगा कि धर्म से क्या, तो धर्म को इन्होंने जो सबसे इजी वे जो है वो समझा लोगों को अपनी ओर, अपने तरह के रंग में रंगना। तो ईसाइयत जैसे जैसे फैलता चला गया, बड़ा धर्म होता गया, तो वैसे वैसे ही लोगों में ईसाई को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई और उनका वर्चस्व दुनिया में बढ़ गया, जैसे कि आज है। तो ये तीसरा कारण था। चौथा है धर्म युद्धों से पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बन सकते थे। धर्म युद्धों में क्या हुआ कि धर्म युद्ध के समय जो पूर्वी देश थे जिनमें हम भी शामिल थे, एशिया का जो या अरब के देश जो शामिल थे, या फिर जो पश्चिम देश थे जिनकी बात करते हैं हम, फ्रांस है या जर्मनी है या स्पेन है, पुर्तगाल है, इनके लोग जब आए धर्म युद्ध में शामिल हुए, कहाँ पर? जेरूसलम कहाँ पड़ा? आपको पहले भी ये इसके बारे में बताया जा चुका है। तो अरब में जब ये आए तो वहाँ के ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव देश थे उनसे भी ज़्यादा उनको देखकर, और किसके कारण था? व्यापार के कारण। तो उस समृद्धि को देखकर, उस नॉलेज ज्ञान को हासिल करके इन्होंने अपने देश में भी उसी प्रकार की समृद्धि लाने की सोची, और ये कैसे आ सकती थी? व्यापार के कारण। तो इसलिए स्पेन और पुर्तगाल ने इन देशों के साथ व्यापार खोला, और इसके कारण भी जो है वो भौगोलिक खोजें जो है वो प्रारंभ हुई, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी रास्ते के बजाय किसके द्वारा होता है? समुद्री रास्तों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है ये पांचवा कारण बना। और छठा कारण था कि यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को शासकों द्वारा हर संभव सहायता भी की जाती थी। तो इन जो भी नाविक थे उनको सहायता देने वाले कौन थे? स्पेन और पुर्तगाल। जब हम पढ़ेंगे पहले जो विश्व के नाम पे जो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात आती है, जब भी आती है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जैसे इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ आप इन दो देशों के बारे में जो जान पाएंगे, स्पेन और पुर्तगाल। तो सातवां आता है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का योगदान। देखिए, कुछ एक युवा हम ये कह सकते हैं कि हमेशा युवा जो परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। अगर भारतवर्ष की बात करें तो एक अगर कंप्यूटराइजेशन की शिक्षा की बात करते हैं तो राजीव गांधी जो है वो आगे सामने निकल कर आए थे, जबकि उनकी माता इंदिरा गांधी उस समय शासिका के तौर पर जब भारतवर्ष में जो शासन चला रही, तो राजीव गांधी एक नए, इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में जो राजकुमार हेनरी थे उनका योगदान सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। 1394 में जन्म हुआ, 1460 में इनकी मृत्यु हुई। इनको इन्हीं योगदान के लिए क्या कहा जाता है? हेनरी दी नेविगेटर भी कहा जाता है। याद रखना, हेनरी दी नेविगेटर किसको कहा जाता है? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी को कहा जाता है। इन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए सारगेस में जो है अपना एक स्कूल खोला, नाविक स्कूल खोला, नाविक, जिसमें केवल नाविक की ही शिक्षा जो है दी जाती थी। यहाँ पर विभिन्न देशों के जो नाविक थे, वैज्ञानिक थे या मानचित्र बनाने वाले थे, वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उनको एक अलग तरह का स्कूली व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हुई, एक ज्ञान जो दिया जा रहा था केवल नाविकों के बारे में। तो ऐसे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, और जब कभी ऐसे लोग एकत्रित होते हैं तो बड़ी चीज़ जो है वो निकल कर आती है। तो जब भावी जो बड़ी समुद्री यात्राएं थी उनकी योजनाएं बनाई गई, मानचित्र बनाए गए, अलग अलग खोजें की गई, जिससे क्या थे, अब नाविकों को जो है समुद्र में जाना जो आसान हुआ और उत्साहित भी हुए। इस प्रकार से इन मानचित्रों के कारण के निर्माण के कारण ही वो आगे बढ़ पाए। तो ये सातवां जो है वो कारण बना भूगोलिक खोजों का। बहुत ही आसान है, समझने की बात है सिर्फ। अब आता है, बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये दूसरा विषय आज का हमारा है, और मैं ये सोचता हूँ कि जब कभी भी हम इन लोगों को पढ़ते थे, अब पढ़ने वाले पहले किताबें लोग रखते थे और उनको पढ़ते थे, और फिर उनको जीवन के बारे में बड़े ध्यान से पढ़कर उन्हें अपने जीवन में जो उतारने की कोशिश करते थे, या उनको अपना एक आइडल के तौर पर जो मान लेते थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस देखिए मैं पढ़ाता हूँ और आपने बड़े ध्यान से सुनना है, हो सकता है आपको उनको कोई अच्छी बातें जो है वो समझ आए, आपके दिल में उतर आए। नाविक जिन्होंने विश्व के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया। आज हम उनके मरे हुए कई सौ साल हो गए, लेकिन आज भी हम उनकी जो किए कर्तव्य हैं या उनके द्वारा किया हुआ जो महान कार्य हैं उनको आज पढ़ रहे हैं। तो ये उनमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो नाम आता है। पहला आता है पूरा नाम इनका क्रिस्टोफर कोलंबस। जन्म हुआ इनका 1451 में जिनेवा इटली का शहर, एक बंदरगाह भी है। पिता जो है वो डोमिनिको कोलंबो था, माता का नाम था सुसाना फोंटाना रोसा।
और पेशा इनका क्या, खोजकर्ता के तौर पे इनको जाना जाता है। मशहूर अमेरिकी द्वीपों की खोज इन्होंने की थी, बहामा द्वीप समूह की इनकी खोज की गई थी। तो किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप और ये यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पे ही आपका स्पेन और यहाँ पर पुर्तगाल आपका पड़ता है। यहीं से जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्राएं, 4 यात्राएं की थी अलग अलग समय में। पहली यात्रा है 1492 से 93, फिर 93 से 96, फिर 1502 से 1504, सॉरी एक से पहले जो 1498 से लेकर 1500, और अंतिम यात्रा थी 1502 से लेकर 1504 और 6 में इनका देहांत हो गया था। तो ये यात्राएं कहाँ की इन्होंने, बहामा द्वीप समूह, ये सर्वप्रथम जो बहामा द्वीप समूह जो अमेरिका के ही द्वीप समूह हैं उनकी खोज जो है वो की गई थी। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा विस्तृत तौर पर क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म और शुरुआती जीवन के बारे में। दुनिया के महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के जेनेवा में एक जुलाहे के परिवार में ये जन्म लिया था, और बचपन के शुरुआती दिनों में ही कोलंबस जो अपने पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में जाते रहते थे, और मतलब समुद्र में जाना, समुद्री जो यात्राएं करना, ये इनकी दिलचस्पी बन गई इन यात्राओं के कारण। तो इन्होंने, जब आदमी के जीवन में मानता हूँ कि जब किसी चीज़ के बारे में जो है वो दिल में कोई बात उतर जाती है तो वो दिलचस्पी बन जाती है, वो उसका जो है वो आने वाला भविष्य की तरह उसको जो है वो सुनहरा नज़र आता है कि मेरा यही एक उद्देश्य है काम करने का, तो उसमें पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाता। तो ऐसा ही क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ। उन्हें दिलचस्पी समुद्री यात्राओं की बढ़ गई, क्योंकि बचपन से उन्होंने ये देखा था अपने पिता के साथ। तो इस तरह से उन्होंने नौकायान का बेहतर ज्ञान भी हासिल हो गया, किस तरह से नौकायान जो है वो बेहतर किया जा सकता है, उसे चलाया जा सकता है, ये सब ज्ञान उनको था। जिस प्रकार से अगर आपके घर में कार है तो आप जल्दी ही सीख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नौकायान की दिलचस्पी क्रिस्टोफर कोलंबस में बचपन में ही शुरू हो गई थी। तो समुद्री यात्राओं को उन्होंने अपना पेशा जो है वो अंतिम जीवन में भी बना लिया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब आता भारत आने वाला रास्ता, इसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि कोलंबस के वक्त जो यूरोप के जो व्यापारी थे वो ज़मीनी रास्ते से भारत तक या अन्य एशियाई देशों के पास जो है माल बेचते थे या खरीदते थे, और वापस जाते समय वहाँ के जो मसाले थे, जो जिनकी कीमत जो है बहुत कई गुना जो है वो यूरोप में जाकर मिलती थी, उससे वो मुनाफा कमाते थे। अब क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में तुर्किस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन सभी के ऊपर जो है वो तुर्कियों का जो है, सॉरी जो तुर्किस्तान के जो या तुर्क लोग थे उनका जो है वो उनके ऊपर अधिकार हो गया। तो जो तुर्कानी साम्राज्य था उनके विस्तृत होने के कारण 1453 ईस्वी में बढ़ जाने के कारण जो रास्ता था उस पर भी अधिकार हो गया, और इस प्रकार से अब जो यूरोपीय व्यापारी थे वो अब व्यापार नहीं कर पा रहे थे एशिया के साथ, क्योंकि इसी व्यापार के कारण वो बहुत समृद्ध थे। तो इसके कारण क्या हुआ, अब उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ठप हो गई, और इस कारण अब उनको ज़रूरत थी एक दूसरे रास्ते की, जिस रास्ते से वो व्यापार कर सके एशियाई देशों के साथ। तो इस प्रकार से ज़मीनी रास्ते बंद होने की वजह से ही यूरोपीय जो व्यापारी थे उन्होंने एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो है वो समुद्री रास्तों को बेहतर समझा, और इस प्रकार से उसको खोज करने के जो हर संभव प्रयास जो है वो किए जाने लगे। तो इसी में कड़ी जुड़ती है कोलंबस का। कोलंबस इसके बारे में सोच ही रहे थे, क्योंकि कोलंबस जो नाविक थे इसलिए बारे क्योंकि उनके ऐसे जो नाविक जो इन रास्तों की खोज कर सकते हैं उनमें से कोलंबस का नाम भी आता। तो कोलंबस मन में विचार आया, क्योंकि वो हमेशा किताबों को पढ़ते रहते थे, बहुत सारी चीज़ों के उनको बचपन से ही इस तरह का जो है वो उन्होंने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है गोल है। हालांकि जो है आपने पढ़ा होगा जो टॉलेमी की ज्योग्राफी थी, उन्होंने भी जो है उसमें, और टॉलेमी की ज्योग्राफी किताब को भी उन्होंने पढ़ा, उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। ये पढ़ रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो इस प्रकार से उन्होंने जो किताबें पढ़ी थी उनके द्वारा उनको जो ज्ञान हासिल हुआ उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि जब पृथ्वी गोल है तो कहीं ना कहीं हम चाहे पश्चिमी रास्ते से जाएँ चाहे पूर्वी रास्ते, अब तक लोग जो है पूर्व की तरफ से, पूर्व के रास्ते से जो है वो भारत की खोज में जुटे हुए थे। लेकिन उनके दिमाग में आया कि पृथ्वी जब गोल है तो पश्चिम के रास्ते से भी भारत को खोजा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खोज के लिए जो है वो पश्चिम रास्ता जो है वो अख्तियार किया। इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो ध्यान था वो आकर्षित किया, लोगों को भी और अपना भी। अब देखिए किसने सहायता की क्रिस्टोफर कोलंबस की। अगस्त 1484 ईस्वी में कोलंबस ने अपने इस समुद्री यात्रा का खर्च उठाने के लिए पुर्तगाल के जो राजा थे उस समय वो थे जॉन द्वितीय, उनके सामने जो प्रस्ताव था पश्चिम से जाने का उसे रखा, लेकिन उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया और इस प्रकार से उनको इनकार किया। उसके पश्चात ये 1486 ईस्वी में इन्होंने यही प्रस्ताव जो है, जो पड़ोसी देश थे जो स्पेन के शासक उसमें फर्डिनेंड थे, फर्डिनेंड के सामने जो है ये प्रस्ताव रखा 200 वर्ष के पश्चात 1486 ईस्वी में। लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो सोचना स्टॉप किया, बंद किया, और क्योंकि उन्हें पश्चिम के रास्ते से जो है वो विश्वसनीय नहीं लगा। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने हौसला नहीं खोया और लगातार अपनी जो बात थी उसके ऊपर उन्होंने एक के बाद एक जो है वो तर्क रखते गए, और इस प्रकार से 1492 ईस्वी में स्पेन के शासक जो है मान गए कि वो पूरी यात्रा का खर्च उठाएंगे। लेकिन देखिए उस समय परिस्थितियाँ क्या थी कि लोगों के मन में जो ज्ञान था ये सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है, अधिकतर लोग समझते थे पृथ्वी चपटी है। और उस समय जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ था जिसकी बात करते हैं हम ईसाइयों का धार्मिक पुस्तक बाइबल, उसमें भी ये लिखा गया है कि पृथ्वी कैसी है, गोल ना होकर चपटी है। तो इस प्रकार से
ये मानते थे कि एक चपटी और एक समय के पश्चात एक स्थान के बाद जो है पृथ्वी का जो जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी और आदमी नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह का समय था, लोग जो है वो डरते थे। तो उस समय लोगों को विश्वास दिलाना कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, ठीक है। और दूसरा फिर ये दिखाना कि पूर्व ने पश्चिम के रास्ते से जाना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस उस समय 90 नाविकों को समझाने बुझाने में सफल हुआ और इस प्रकार से समुद्री यात्रा में चलने के लिए उनको तैयार किया। कितने? 90 नाविकों को। फिर कौन थे? पिंटा, सांता और नीना, ये भी जरूरी है। इस तरह से वे 3 अगस्त 1492 ईस्वी को उन्होंने स्पेन की जो बंदरगाह थी पालोस, याद रखना स्पेन के बंदरगाह पालोस से वो 3 जहाज़ों को लेकर चले थे जिनके नाम थे पिंटा, सांता और नीना। तो ये जहाज़ों के नाम थे। ये जो जहाज़ थे, इनमें जो सांता जहाज़ था इनमें ही वो खुद जो बैठे हुए थे, लगभग 40 जो है नाविक इसी जहाज़ में बैठे हुए थे। तो एक से प्रतिनिधित्व जो है यही जहाज़ जो है वो कर रहा था। तो इस प्रकार से लगातार ये यात्रा जब निकल गए, समुद्री रास्ते में निकले, तो कई दिन इनको जो उन्हीं यात्रा में जो है निकल गए। भयंकर तूफानों का इन्होंने सामना किया और ज़मीन नज़र ना आई। तो उस समय इनका जो धैर्य था वो भी टूटने लगा, खासतौर पर इनका नहीं, जो नाविक साथ ले गए थे 90 नाविक उनका। और वो लगातार उनको मारने की धमकी भी देते रहे, वापस लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन कोलंबस नहीं माने। उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और इस प्रकार अपने यकीन जो था उन्हें कि मैं अवश्य ज़मीन को ढूंढ निकालूंगा, उसके ऊपर आगे ही बढ़ते गए कोलंबस। और कोलंबस को दिखी धरती, देखिए किस तरह से 7 अक्टूबर 1492 ईस्वी को 2 महीने के पश्चात, बहुत होता है आदमी 4-5 दिन में ही जो है वो अपनी जो हिम्मत है उसको टूटने लग जाती है। और उस समय जब इस तरह की परिस्थिति थी, ज़्यादा कोई बड़े संसाधन नहीं थे, कोई बड़े जहाज़ इस तरह के नहीं थे जैसे आज है, और ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक जो खोजें नहीं हो सकी थी, इतनी बड़ी दूरबीन भी नहीं थी। तो इन सबके रहते भी ये 2 महीने तक जो समुद्र में लंबी यात्रा करते रहे और अंततः उन्हें एक सुंदर पक्षी जो है नज़र आया 7 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। और पक्षी का नज़र आना मतलब कहीं ना कहीं पक्षी जो है समुद्र में तो रहते नहीं है, वो ज़मीन में उनका जो है स्थान होता रहने का। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं साथ में ज़मीन अवश्य है, और उसका पीछा करते हुए लगभग 5 दिनों के पश्चात 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस जो है जहाज़ जो है धरती पर आए। और इस प्रकार से उन्होंने कोलंबस ने ज़मीन पर अपने पाँव रखे। कब? 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। हालांकि कोलंबस उस समय यह सोच रहे थे कि उनका जहाज़ जो भारत पहुँच चुका था, ये जब तक जीवित रहे उन्होंने यही सोचा था कि उन्होंने भारत को जो है पा लिया है। लेकिन वास्तव में वे अमेरिका के जो कैरिबियन द्वीप थे, जिन्हें बहामा द्वीप समूह जो है वह कहा जाता था, तो बहामा द्वीप समूह में से एक द्वीप गुआहानी, जिसे आज कहते हैं सैन सल्वाडोर, उसको उनको प्राप्त हुआ था पहला, जो जहां उन्होंने कदम रखे थे। ठीक है, याद रखने वाली बात है। तो इसके पश्चात कोलंबस ने अपनी खोजें जो है वो जारी रखी और इस प्रकार से कुछ हफ्तों में उन्होंने जो क्यूबा देश है, आज का देश है, और हिस्पानियोला जो द्वीप है, उन द्वीपों की खोज जो है उस समय कोलंबस ने की। इन सभी खोजें करने के पश्चात वो वापस जो है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने समझा कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूं, इसलिए कोलंबस ने उनको कहा इंडीज़, याद रखना इंडीज़। और वो जो लोग थे क्योंकि देखने में लाल थे, क्योंकि वो टुंड्रा प्रदेश के रहने वाले लोग थे और उनकी चमड़ी जो है वो पतली हुआ करती है और ऐसा लगता है जैसे खून उनका बाहर निकल रहा है, तो रेड दिखते हैं वो, तो इसलिए उनको कहा जाता है, उनको उन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस। तो उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया में पहुंच गया, इसलिए उनका नाम भी, लोगों का नाम भी उन्होंने क्या लिखा? रेड इंडियंस। तो इंडीज़ उस देश का नाम रखा और रेड इंडियंस जो है वो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो कहाँ पहुँचे, अमेरिका के बहामा द्वीप समूह में पहुँचे हैं। तो एक फिर वो जो है वापस होते हैं, अपनी यात्रा में जाते हैं, 40 नाविकों के साथ वो वापस आते हैं, 40 नाविकों को वहाँ पर रहने देते हैं और बाकी नाविकों के साथ वो वापस जो है लौटते हैं अपने देश इटली। कोलंबस को इटली नहीं, वो जहाँ से उनको भेजा गया था स्पेन के शासक फर्डिनेंड के द्वारा जो है। महान खोजकर्ता कोलंबस 15 मार्च 1493 ईस्वी को स्पेन पहुंचा और जहाँ पर स्पेन के शासक फर्डिनेंड ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें खोजते हुए जो प्रदेश था जिसकी उन्होंने बहामा द्वीप समूह की खोज की थी, उनका उन्हें जो है वो क्या बना देते हैं, उनका वो वायसराय जो नियुक्त करते हैं। वायसराय का मतलब होता है राजा के अधीन कार्य करने वाला जो मंत्री होता है या जो अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से 1506 ईस्वी जब उनकी मौत हुई, उससे पहले उन्होंने उस द्वीप समूह की या उस अमेरिका के द्वीपों की 3 बार और यात्रा की। टोटल जो है 4 होती है, 3 बार और यात्रा की, 1493 से 96, फिर 1498, 1500 और 1502 से लेकर 1504 ईस्वी में उन्होंने ये यात्राएं की, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इस समय के दौरान वायस रहते हुए उन्होंने अमेरिका जो द्वीप समूह थे वहाँ पर बहुत सारा धन जो है लोगों से लूटा। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि जब पहली बार जब ये क्रिस्टोफर कोलंबस सक्सेस हुए थे 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में, जिस भूमि के ऊपर पहुँचे थे बहामा द्वीप गुहानी में, तो उन्होंने उनके लोगों के बारे में 2 लाइनें लिखी थी कि वो लोग बहुत ही अनजान से लोग थे, दूसरों की रिस्पेक्ट, उनको उन्होंने जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनको भगवान का ही दूत के तौर पर माना कि ये वे वैसे लोग हैं, क्योंकि दिखने में वो गोरे लोग थे। तो इस प्रकार से उनको जो है उन्होंने एक परियों की तरह या परी लोग से आने हुए लोगों की तरह जो उनको समझा, उनका स्वागत किया।
उनके पास कोई हथियार नहीं थे, ना वो कभी लड़ते थे, इस तरह के शांत प्रिय लोग थे। तो उन लोगों के ऊपर जुल्म करना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस का बहुत ही नेगेटिव जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है कि उन्होंने वायसराय रहते इन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनका स्वागत किया था उनको जो लूटना शुरू किया। और इस प्रकार से अब उन लोगों का जो नज़रिया था उन लोगों को देखने का, या उनके जो शासक थे उनकी तरफ जो नज़रिया था वो बहुत गलत हो गया था। अब वो उठ खड़े हुए थे उनके विरुद्ध। तो इस व्यवहार के कारण, इस क्रिस्टोफर कोलंबस के व्यवहार के कारण जब इनका बारे में पता जो है वो स्पेन के शासक फर्डिनेंड को मिलता है तो उन्हें बुलाया जाता है। और इस प्रकार माना जाता है कि 7 नवंबर 1504 ईस्वी में कोलंबस दरबार में जंजीरों में जकड़ कर उनको लाया जाता है। उनको जो है वो उनका जो व्यवहार था उन लोगों के प्रति, उसकी सज़ा उनको दी गई और उनको वायसराय की जो उपाधि थी उसे भी छीन लिया गया। लेकिन यहाँ पर रानी जो इसाबेला थी उनके किए गए पिछले कार्यों के द्वारा जो है उनको क्षमा कर दिया जाता है। और इस तरह से बाद में अगर उनके मृत्यु के बारे में पढ़ें तो बड़े भयंकर बीमारी से ग्रसित वो होते हैं और 20 मई 1506 ईस्वी में उनका जो अंतिम सांस लेते हैं। लेकिन उनको जो ज़िंदगी थी वो आखिर जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि सुनसान भरी ज़िंदगी। एक बहुत बड़े व्यक्ति जिसने इतना बड़ा कर्तव्य दिखा गया था, लेकिन अंतिम समय के द्वारा किए गए कर्मों के कारण उनका जो अंतिम जीवन था वो अच्छा नहीं बीता। तो वही महान खोजकर्ता कोलंबस के बारे में यह काफ़ी हैरान कर देने वाला तथ्य है कि उसे अपने आखिरी वक्त तक यही पता नहीं था कि जिस देश की उसने खोज करी है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप समूह है। यकीन वे भारत की खोज नहीं कर सके, लेकिन अपने संकल्प पर पथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई अमेरिकी द्वीपों की खोज की और यूरोप के लिए व्यापार के लिए नए रास्ते जो है वो खोजे। इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को आज जाना जाता है। महत्वपूर्ण पंक्ति आपके लिए कि इतिहास की किताबों में वो लोग ही अपना नाम दर्ज करवा पाए जिन्होंने दूसरों से हटकर सोचा और किया, वरना आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। जब भी कोई ज़रूरत होती है एकदम से मोबाइल निकाला जाता है और सर्च करना शुरू कर देता है। अपनी सर्च को हमने बंद कर दिया है। तो बेहतर है अगर आपने इस जीवन में, एक जीवन में रहते हुए कोई अच्छा काम करना है तो अपनी सोच बदलो और अपने कर्मों को बदलो। अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखो। आप जो कर सकते हैं दूसरों से हट के कर सकते हैं इस विश्वास के साथ। और एक अवश्य आपने ये जरूर पढ़ना है, एक मूर्ख बच्चे ने रचा इतिहास, और वो थे थॉमस अलीवा एडिसन। बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके जीवन को पढ़ो, आपको लगेगा सचमुच ऐसा भी होता है और आप अवश्य इनसे प्रेरणा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे आज बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।